हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हमने व्यंजन संधि के जसत्व भेद का पहला नियम पढ़ा। उस नियम के अनुसार जो प्रथम शब्द है उसके अंत में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण या फिर तीनों सकार से मेरा तात्पर्य है दंती से, तालव्य से, मूर्धन्य से एवं है वर्ण हो और उसके ठीक सामने कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होकर एक नए शब्द की रचना करता था। और आपसे कहा कि वर्ग 5 होते हैं, क, च, ट, त और प, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्णों का जो सम्मिलित रूप है उसे जस कहते हैं। तो प्रथम शब्द के अंत में जब वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तन होता है तो फिर एक नवीन शब्द की रचना होती है, तो उसी का नाम जसत्व था। आज हम उसी जसत्व संधि के अगले नियम, दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो प्रथम शब्द है उसके अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तो होगा किंतु तीनों से और है नहीं होंगे। ठीक पहले नियम और इस नियम में क्या अंतर है? पहला अंतर मैंने आपको बताया कि प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पर जो वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा अंतर ये है कि इसके पहले नियम के अनुसार द्वितीय शब्द के शुरू में कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता था, लेकिन इस नियम के अनुसार द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वर्ण ही होगा। जैसे कि अपना सूत्र है झयो हो अन्यतरश्याम, तो इस सूत्र का अर्थ है जब झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार से तात्पर्य है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। देखिए अगर यहाँ झल प्रत्याहार होता ना तो झल प्रत्याहार में तीनों से और है भी सम्मिलित होता, किंतु ये कौन सा प्रत्याहार है? झय प्रत्याहार है, तो इसमें कौन से वर्ण होंगे? वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण। तो वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्णों के सम्मिलित रूप को किस नाम से जाना जाता है? झय प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। के सामने है हो तो है के स्थान पर विकल्प से पूर्व वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है तथा पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए उदाहरण से इस परिभाषा को समझते हैं। अपने सामने एक उदाहरण है वाक धन हरि ही। तो इसने कहा कि जो प्रथम शब्द है उसके अंत में इस जगह पर वर्ग का पहला भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा वर्ण भी हो सकता है, और ठीक सामने कौन सा वर्ण होगा? है वर्ण होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि पहले नियम और दूसरे नियम में क्या अंतर है। पहले नियम में इस जगह वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्णों के अलावा तीनों से और है वर्ण भी हो सकता था, और ठीक सामने कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता था। लेकिन इस नियम के अनुसार इस जगह वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण ही होगा। ठीक सामने कोई भी स्वर या व्यंजन न होकर सिर्फ आपको है वर्ण की स्थिति दिखाई देगी। तो ये जो है इस है के स्थान पर विकल्प से, विकल्प का तात्पर्य है कि ये जो है ना, इसको चाहो तो आप है भी रख सकते हो,
या फिर इसकी जगह परिवर्तन करोगे तो है के स्थान पर विकल्प से पूर्व वर्ण के, पूर्व वर्ण से तात्पर्य है कैवर्ण से, तो कैवर्ण जिस वर्ग का है उस वर्ग का चौथा वर्ण इस है के स्थान पर हो जाएगा जो कि विकल्प से होगा, और उसके बाद पूर्व वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कहने से तात्पर्य है कि जब आप संधि करोगे ना इसमें, तो जसत्व के नियम के अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। तो एक प्रकार से पहला रूप इसका बन जाएगा वाग हरिहि, वाग हरिहि, ये इसका पहला रूप बना। और विकल्प से है के स्थान पर कौन सा परिवर्तन होगा? विकल्प से है के स्थान पर पूर्व वर्ण से तात्पर्य है कैसे, तो कै वर्ग का चौथा वर्ण क्या होता है? वो चौथा वर्ण इस है के स्थान पर हो जाएगा। तो चौथा वर्ण है कै, ख, ग, घ। तो पूर्व वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो ही चुका था, तो उसके बाद है के स्थान पर विकल्प से घ हो जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा? वाग्घरिहि। देखिए है के स्थान पर हुआ चौथा वर्ण। किस वर्ग का चौथा वर्ण? है के ठीक सामने कौन आ रहा है? कै आ रहा है। तो है के स्थान पर इस कै वर्ग का चौथा वर्ण घ हो जाएगा। ये नियम वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब है कि चाहो तो आप है के स्थान पर घ कर सकते हो, नहीं तो है को है भी रख सकते हो। और घ करने के बाद जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है क, ये खुद के ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें वैकल्पिक स्थिति सिर्फ है को लेकर है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को लेकर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा ही, किंतु वैकल्पिक स्थिति सिर्फ है के साथ है के स्थान पर वर्ग का चौथा वर्ण होगा। ये आपकी इच्छा पर या विकल्प पर डिपेंड करता है कि अगर आप है के स्थान पर परिवर्तन करना चाहते हो तो है के स्थान पर इसके ठीक पहले आने वाले वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण कर दीजिए। तो इसका अंतिम रूप क्या बन जाएगा? वाग्घरिहि। ठीक इसी तरह है उत्धनहार है। अब देखिए विकल्प की स्थिति है के साथ होती है, तो है के स्थान पर वर्ग का चौथा वर्ण होगा। कौन से वर्ग का चौथा वर्ण होगा? तो इसके पहले कौन आ रहा है? तय आ रहा है। तो तय वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा होता है? देखिए तय, थ, द, ध, ये है वर्ग का चौथा वर्ण। तो ये ध विकल्प से किसके स्थान पर हो जाएगा? है के स्थान पर हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण खुद के ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए समझने की दृष्टि से हम सबसे पहले प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि जसत्व करते हैं। तो जब आप संधि करोगे तो तय के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा द, तो स्थिति बन जाएगी उद। दूसरा रूप है हार है, ये स्थिति बनी। इतना करने के बाद है के स्थान पर विकल्प से प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का चौथा वर्ण यानी कि ध कर दोगे, तो रूप बन जाएगा उद्धार है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है उद्धार है। इस प्रकार से ये रूप सिद्ध हुआ। ठीक इसी तरह से अप धने हरणम। देखिए व्यंजन संधि को समझने के लिए व्यंजनों की जो स्थिति है वर्ग के अनुसार कौन से वर्ग में कौन सा वर्ण कौन से क्रम पर होता है, इन वर्णों का भली भांति ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो इसको समझने के लिए इस व्यंजनमाला में जो वर्ण स्थित हैं, व्यंजनमाला में जो वर्ण स्थित होते हैं उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। तो जब चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। तो जब संधि करते हैं अप धन हरणम, तो बताइए सबसे पहला परिवर्तन किस जगह होगा?
पै की जगह होगा पै, फै, बै, भै। तो पै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन है? बै। और चौथा वर्ण कौन है? भै। तो विकल्प की स्थिति सिर्फ है के स्थान पर होती है, अंतिम शब्द में विकल्प की स्थिति नहीं होती। मतलब प्रथम शब्द के का जो अंतिम वर्ण है उसके साथ वैकल्पिक स्थिति नहीं होती, उसके स्थान पर तो वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ही। तो रूप बन जाएगा ए, सबसे पहले पै के स्थान पर बै कर दो, अब तीसरा वर्ण है ना ये, उसके बाद में हरणम, हरणम। अब है के स्थान पर जब विकल्प से चौथा वर्ण करेंगे, चौथा वर्ण किस वर्ग का होगा? पै वर्ग का होगा, क्योंकि है के सामने पै वर्ग आ रहा है, तो पै वर्ग का चौथा वर्ण होगा है के स्थान पर। तो रूप बन जाएगा ए, बै, चौथा वर्ण कौन है? भै। तो ये भै हो जाएगा है की जगह पर अभरणम। ठीक इसी तरह से तत् धन हितम, ध्यान से देखिए, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है त, उसकी जगह तो आपको करना है वर्ग का तीसरा वर्ण, क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? जसत्व। आपसे कोई पूछे कि जसत्व क्या होता है, तो आप कह सकते हो प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्णों का सम्मिलित रूप ही जसत्व कहलाता है। और जसत्व जस प्रत्याहार में सम्मिलित होने वाले वर्ण हैं जय, बै, ग, ड़ और दे। तो तय के स्थान पर तो जाएगा वर्ग का तीसरा वर्ण, और फिर वैकल्पिक स्थिति किसके साथ है के साथ है, तो है की जगह पर होगा वर्ग का चौथा वर्ण। कौन से वर्ग का चौथा वर्ण होगा? जो इसके पहले जो वर्ण आ रहा है उस वर्ग का चौथा होगा। तो चलिए पहले तय के स्थान पर दय करते हैं, तद, उसके बाद में हितम, ये बना इसका पहला रूप। और वैकल्पिक स्थिति किसके साथ है के साथ है, तो है के स्थान पर हो जाएगा वर्ग का चौथा वर्ण। तो रूप बन जाएगा तय, द, है के स्थान पर धै, तद्धि, तम। तो इस प्रकार से ये जसत्व संधि का दूसरा नियम हुआ, जयो हो अन्य तरस्याम। तो दोनों नियमों में जो अंतर है वो सिर्फ दो अंतर है। इसके प्रथम नियम के अनुसार इन चार वर्णों के साथ वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्णों के साथ तीनों से और है को भी शामिल किया गया है, जबकि इस संधि में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्णों को ही शामिल किया गया है। ठीक इसी तरह दूसरा अंतर है, इस संधि के पहले नियम के अनुसार दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है, जबकि इसी संधि के दूसरे नियम के अनुसार जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण है वर्ण ही होगा। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि जसत्व संधि के दूसरे नियम यानी कि झयो हो अन्य तरस्याम नियम के अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, और ठीक सामने उपस्थित है के स्थान पर विकल्प से अपने पूर्व वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण होगा। तो इस परिभाषा को भली भांति समझिए और इसको इस उदाहरण पर घटाकर देखिए, तब जब स्थितियां दोनों जगह एक जैसी मिलेगी तो इसका जो निष्कर्ष है वो आपके सामने निकल कर आएगा, और इनकी जो पहचान है वो आपके मन मस्तिष्क में स्थायी हो सकेगी। तो चलिए इसी व्यंजन संधि के अब अगले भेद की तरफ चलते हैं। अगला भेद है अनुनासिक या नसत्व संधि। देखिए बेटा, मेरी हर क्लास में हर बात को 2-2, 3-3 बार रिपीट करना हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन जब अपनी क्लास
अपन जब एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं, तब आप में से बच्चे बार बार पूछकर या हम आपसे पूछकर उस समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ना मुझे आपका चेहरा तो नज़र आता नहीं कि मैं इंडिविजुअली किसी एक एक बच्चे से पूछ सकूं। बस इसी वजह से मैं हर चीज़ को 2-2, 3-3 बार रिपीट करता हूं, ताकि कोई चीज़ आपके एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार में आएगी। अगर फिर भी आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने इस ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, आप उस पर अपनी समस्या मुझसे शेयर कर सकते हो, ताकि हम आगामी वीडियो में या उसी समय उस समस्या का समाधान कर सकें। तो चलिए, अगली संधि है अनुनासिक या नसत्व संधि। सूत्र है यरोनुनासिके अनुनासिको वा। देखिए सूत्र के अंत में वा लगा हुआ है, मतलब वैकल्पिक स्थिति बनने वाली है यहाँ पर भी। तो किस प्रकार से बनेगी, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यर है। यर का मतलब होता है यर प्रत्याहार, और यर प्रत्याहार में कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं, है के अलावा, मतलब है को छोड़ दीजिए आप, और फिर प्रत्येक वर्ग के 1, 2, 3 और 4। देखिए इन सूत्रों का जो अर्थ होता है ना, विस्तृत होता है, लेकिन इनका जब अपन निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो ये चीजें आगे से आगे इजी होती चली जाती है। तो सूत्र का अर्थ है जब प्रथम पद के अंत में यर प्रत्याहार, मतलब है के अलावा सभी व्यंजन, मतलब है को छोड़कर सभी व्यंजनों की गणना कौन से प्रत्याहार में होगी, इस यर प्रत्याहार में होगी। तो है के अलावा सभी व्यंजन हो, कहाँ हो, प्रथम पद के अंत में, और उसके सामने कोई अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण से तात्पर्य है वर्ग का पंचम वर्ण। वर्ग होते हैं 5, जैसे कि हम अपने हर क्लास में डिस्कस किया करते हैं, क, च, ट, त और प। ये वर्ग है 5, और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है पंचम वर्ण, वो कहलाता है अनुनासिक वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण नासिका से होता है। तो नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। हो तो पूर्व वर्ण, मतलब पूर्व वर्ण से तात्पर्य है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। देखिए इस चीज को मैंने कोष्टक में इसीलिए लिखा है ताकि आपके समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो पूर्व वर्ण से तात्पर्य है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। विकल्प से अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, देखिए उदाहरण है जगत धन नाथ है। सूत्र के अर्थ के अनुसार प्रथम शब्द के अंत में इस जगह पर है को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण हो और ठीक सामने वर्ग का 5वां वर्ण हो, तो पूर्व वर्ण विकल्प से अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये वर्ण विकल्प से परिवर्तित होगा तो क्या इसकी जगह कोई और परिवर्तन भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब आप जसत्व संधि पढ़ोगे तो उसमें इस नियम को भी ऐड किया गया है, लेकिन तो फिर हमने इसका अध्ययन जसत्व संधि में क्यों नहीं किया? देखिए जब किसी शब्द में अंतिम परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन के बाद उसमें किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं रहती, अंतिम रूप हमें जिस संधि से मिलता है वो नियम, वो उदाहरण उसी संधि का कहलाएगा। जसत्व संधि में इस उदाहरण को इसलिए नहीं रखा कि इसमें देखिए, हालांकि इसका अध्ययन जसत्व संधि के उदाहरणों के रूप में किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें परिवर्तन, अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस नियम के अनुसार इसने द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की स्थिति निश्चित कर दी। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किसी वर्ग का 5वां वर्ण ही होगा। और संधि करते समय देखो यहाँ पर भी 2 रूप बनने वाले हैं। जब इसमें संधि करोगे तो पहला रूप बना जसत्व के नियम के अनुसार जगद नाथ है। पहला रूप क्या बना? जगद नाथ है। लेकिन ये अंतिम रूप नहीं है। इसने कहा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विकल्प से अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है।
तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन है? तय। तो जसत्व के नियम के अनुसार यहाँ पर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। और फिर वैकल्पिक स्थिति में इस तय के स्थान पर क्या कर दें, इसी वर्ग का पांचवा वर्ण है तो दूसरा रूप बन जाएगा जगन्नाथ है। ये इसका अंतिम रूप है। यहां चल के ये संधि कौन सी संधि कहलाएगी? अनुनासिक या नसत्व संधि। और क्यों कहलाएगी? क्योंकि जो अंतिम रूप हमें मिला है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अनुनासिक वर्ण होकर ही प्राप्त हुआ है। तो इसका अंतिम रूप क्या बन जाएगा? जगन्नाथ है। ठीक ऐसे ही दिक् प्लस नाग है। देखिए द्वितीय शब्द के का जो प्रथम वर्ण है वो है वर्ग का पांचवा वर्ण। ऐसी परिस्थिति में जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण खुद के ही वर्ग के तीसरे दिग या पांचवें, तो ये तो संधि हुई जसत्व के अनुसार, लेकिन ये संधि इसका अंतिम रूप नहीं है, इसलिए हम इसको जसत्व नहीं कह सकते भले ही आपने यहाँ वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया हो। फिर इतना होने के बाद अंतिम जो रूप है वो क्या होगा कि यहाँ पर जो वर्ण है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वो खुद के ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? न है, दिग नाग है। ठीक इसी प्रकार तत्य धन मयम, देखिए ठीक सामने वर्ग के पांचवें वर्ण की स्थिति है और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय आ रहा है। तो जसत्व के नियम के अनुसार पहले तय द तद मयम, ये इसका पहला रूप बना। अंतिम रूप बना कि यहाँ जो वर्ण है ना वो खुद के ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो तय वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? न है, तन्ने मयम। आगे के नियमों की तरफ चलने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस संधि के को हम निष्कर्ष रूप में, सार रूप में किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए वर्ग है 5, क च ट त प, ये 5 वर्ग हो गए। अब इन प्रत्येक वर्गों में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 वर्ग है। हम इसको निष्कर्ष में यूं समझ सकते हैं कि ये जो अंतिम अनुनासिक वर्ण है, ये जो वर्ण है, इन वर्णों की स्थिति तो होगी द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में। फिर जो शेष बचे हुए शब्द हैं ये वाले, इन शब्दों की स्थिति आपको दिखाई देगी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में। तो जब ये स्थिति हो तो संधि करते समय इस नियम के अनुसार सबसे पहले आपको प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण करना है, त द न। और उसके बाद वैकल्पिक स्थिति इसके साथ होती है, मतलब द्वितीय जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण तो तय आ रहा है, तय वर्ग का पंचम वर्ण है न, तो ये खुद के ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, रूप बन जाएगा तन्न है। ठीक ऐसे ही सट मुख है। जसत्व के नियम के अनुसार, मैं बार बार जसत्व इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ जगह पर इन उदाहरणों को जसत्व के रूप में भी माना गया है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है ये मैंने भली भांति आपको क्लियर किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और अंतर ये है कि इसने द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की स्थिति को निश्चित कर दिया। इस नियम के अनुसार द्वितीय शब्द के का प्रथम वर्ण अनुनासिक वर्णों में से होगा और संधि करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर जो वर्ण है वो खुद के ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए संधि करते हैं। स ट
तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ड़। षड मुख है। और इसका अंतिम रूप क्या है? ट। अंतिम वर्ण क्या है? अण। तो ये ट खुद के ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा, रूप बन जाएगा सन्मुख है। ठीक इसी तरीके से एक दो उदाहरण और देखते हैं। इसमें आप संधि करोगे, यहां आप संधि करोगे, वाग्धनमयम पहला रूप बना वाग्मयम, और इसका अंतिम रूप बना ये क, खुद के ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? ङ होता है। तो रूप बन जाएगा वांगमयम। इसी प्रकार शेष बचे हुए इन दो उदाहरणों में आप अभ्यास करके संधि करोगे। एक बात और याद रखना कि संधि करते समय जो परिवर्तन होगा वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही होगा। मैं एक बार बेटा फिर रिपीट कर देता हूं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में है को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि सूत्रों का अर्थ विस्तृत होता है, लेकिन जब अभ्यास करते हैं तो अपने सामने एक ही प्रकार के उदाहरण बार बार आते हैं, तो उसको हमें निष्कर्ष रूप में यूं समझना चाहिए कि इस जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ग 5 होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्णों की स्थिति को हमें इस संधि में द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में समझनी चाहिए। और शेष बचे हुए 1 से 4 वर्णों की स्थिति आपको मिलेगी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। तो संधि करते समय जसत्व के नियम के अनुसार सबसे पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण खुद के ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, और फिर दूसरा रूप जो बनेगा, अंतिम रूप जो बनेगा वो बनेगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण खुद के ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित होकर शब्द का अंतिम रूप सिद्ध करेगा। तो ये हो गई अपनी अनुनासिक या नसत्व संधि। इसको अनुनासिक या नसत्व संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है, इसलिए जो परिवर्तन हुआ उसी के अनुसार यह संधि अनुनासिक या नसत्व संधि कहलाती है। थैंक यू, धन्यवाद।